बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज हम शो में बाजार के ऐतिहासिक लेवल पर पहुंचने की तो बात करेंगे ही, साथ ही अब सोमवार के लिए क्या आपको तैयारी रखनी है इस पर भी करेंगे बातचीत। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ आज है खास मेहमान ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है आज के इस शो में और पूरी रिसर्च टीम से भी करेंगे बातचीत अलग अलग सेक्टर से जुड़ी हुई। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर नजर डाल लेते हैं। तो ये हफ्ता बाजार के लिए बेहद ही शानदार रहा और खास तौर पर शुक्रवार का दिन निफ्टी और सेंसेक्स एक बार फिर से नए इतिहास रचने में कामयाब रहे। निफ्टी पहली बार 17,850 के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, 60,000 का ऐतिहासिक स्तर पार किया। पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 0.25% और निफ्टी 1.5% उछला। और आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन तो सेंसेक्स के नाम रहा ही, 60,000 का स्तर पार किया। पूरी बाजार की जो तेजी और पूरे हफ्ते भर का जो एक्शन है कैसे कैसे डेवलप हुआ। हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में दिखा जबरदस्त एक्शन और फिर से आज नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखे सेंसेक्स और निफ्टी में। दिन के दौरान भी पहली बार सेंसेक्स 60,000 के पार निकला और बंद होने में भी कामयाब रहा। निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया, 17,950 के करीब पहुंचने के बाद जो क्लोजिंग हुई वो 17,850 की, यानी कि दिन के दौरान भी और बंद होने के लिहाज से भी लाइफ टाइम हाई। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा पीछे चल रहा है, आज एग्जैक्टली पुराना लाइफ टाइम हाई 38,112 का वहीं पर पहुंचा, यानी एक पॉइंट और बढ़ जाता तो नया हाई बन जाता, लेकिन फिर भी क्लोजिंग बेसिस पर 37,831 के आसपास जहां बैंक निफ्टी बंद हुआ है वो अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। मिड कैप इंडेक्स ने भी नया लाइफ हाई बनाया, तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी तेजी का माहौल था। लेकिन हाँ, लाइफ टाइम हाई बनने के बाद बाजार में थोड़ा उतार चढ़ाव भी हुआ, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, जो कि लाजमी है, जाहिर सी बात है। 38,100 के आसपास बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होना, 18,000 के जैसे नज़दीक पहुंचेंगे बड़ा वो साइकोलॉजिकल लेवल है, तो वहां पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना निफ्टी में, और वो भी पिछले 3-4 दिनों में जो एक तरफा बढ़िया तेजी बनी है लगभग 400-500 पॉइंट की, उसके बाद ये सब कुछ हुआ है। तो हल्की फुल्की, और उसकी एक वजह ये भी थी कि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 125 अंक कमज़ोर थे, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बनता हुआ दिखा। वैसे ओवरऑल ठीक था, लेकिन मेटल शेयरों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आती दिखी, तो उससे भी थोड़ा मूड सबड्यूड रहा। लेकिन कुल मिलाकर जब आप रिकॉर्ड लेवल्स दिन के दौरान छूते हैं, बंद होने के लिहाज से देते हैं, वो भी हफ्ते के आखिरी दिन, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय बाजारों का मूड माहौल एकदम चुस्त दुरुस्त और शानदार खरीदारी के साथ बाजारों में आज भी रहा एक्शन। सोमवार की खास स्ट्रैटेजी भी समझेंगे अनिल जी से, लेकिन ये हफ्ता सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के लिहाज से कैसा रहा बाजार के लिए समझते हैं। कुशल, आपके पास आ रहे हैं, न सिर्फ आज का दिन बल्कि पूरा हफ्ता कैसा एक्शन रहा सेक्टर के लिहाज से। बिल्कुल, तो काफ़ी हिस्टोरिक मोमेंट रहा बाजारों के लिए इस हफ्ते। खासकर अगर आप सेंसेक्स को देखें तो 60,000 का पहली बार आंकड़ा ये छूते हुए नजर आए, और साथ ही निफ्टी में भी आपको रिकॉर्ड हाइज बनते हुए नजर आए इस हफ्ते। इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी दमदार था, और साथ साथ रियल एस्टेट और मीडिया, ये जो दो इंडेक्स थे यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस नजर आई, पर दूसरी तरफ मेटल इंडेक्स पर आपको हल्का सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला। यहाँ पर मेजर इंडाइसेस में अगर आप देखें तो निफ्टी में करीब 1.5% की बढ़त रही पूरे हफ्ते। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट फ्लैट सा रुझान आपको देखने को मिला, हालांकि सेंसेक्स में करीब 0.25% की बढ़त आपको देखने को मिली। मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस नहीं थी, करीब आधे से 1% की बढ़त यहाँ पर थी। चढ़ने वाले शेयरों में निफ्टी में बजाज फिनसर्व इस हफ्ते आउट परफॉर्म करता हुआ दिखा, 10% से ज्यादा की गेंस यहां पर ये क्लॉक इन करते हुए नजर आए। साथ ही एचसीएल टेक भी 7.5% के गेंस दिखाते हुए नजर आए। निफ्टी में गिरने वाले शेयरों में टाटा स्टील यहां पर 8% की जोरदार गिरावट रही, साथ ही बीपीसीएल, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स में भी 4% से ज्यादा का फॉल देखने को मिला। सेक्टोरल इंडाइसेस में जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहां पर जो रियल्टी इंडेक्स है करीब 22% की गेंस इस हफ्ते क्लॉक इन करते हुए नजर आई। लगातार आउट परफॉर्मेंस यहां रही तमाम स्टॉक्स में। साथ ही मीडिया स्टॉक्स भी काफी फोकस में थे, खासकर जी एंटरटेनमेंट, करीब 12% की गेंस यहां पर भी आपको आते हुए दिखे। पर जो ऑन द अदर साइड आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली वो थी मेटल काउंटर्स, जहां पर 3% की फॉल
फॉल थी। पर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो निफ्टी 500 में जो टॉप गेनर्स निकल कर आए उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज 35% का भारी भरकम गेन्स आपको इस हफ्ते यहां पर बनते हुए दिखा। इनफैक्ट 4 में से 3 स्टॉक्स जो है निफ्टी 500 के वो रियल्टी स्पेस के ही थे। गिरने वाले शेयरों में अदानी ट्रांसमिशन करीब 15% की फॉल इस हफ्ते क्लॉक इन करते हुए दिखे। और अंत में अगर आप डालमिया भारत और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी देखें, यहां पर भी ऑलमोस्ट 10% की गिरावट होती हुई दिखी। अब देखना होगा कि अगले हफ्ते किस तरह बाजार पैन आउट करते हैं, और निफ्टी का तो डेफिनेटली 18,000 का इंतजार रहेगा। चलिए, हफ्ते भर का और आज का एक्शन सेक्टर स्पेसिफिक जाना। संदीप जी, ऐतिहासिक लेवल पर बाजार, सेंसेक्स 60,000, क्या कहेंगे आप? और सोमवार के लिए एज यूजुअल इंट्राडे पिक और हफ्ते भर का नजरिया कहां पर? बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त हफ्ता था। जैसा कि अनिल जी ने कहा कि अगर इतनी तेजी के साथ वीक बंद होता है तो ये बहुत बड़ी बात है और आगे भी तेजी बनी रहने की पूरी उम्मीद है। और आज बैंक निफ्टी तो जस्ट एक फोटो फिनिश, मतलब जस्ट 0.15 पॉइंट्स की वजह से हाई नहीं बना पाया। और अब लगता है कि आने वाले दिन हो सकता है कि बैंक निफ्टी के हो, और जिस तरीके से बैंक्स में पुराने लेवल्स पे काम पहुंच रहे हैं और वापस से सारी चीजें रिवाइव हो रही है और रीओपनिंग हो रही है, अनलॉक थीम चल ही रही है, तो मुझे लगता है कि चीजें और बेहतर होनी चाहिए बैंक्स के साथ। तो निफ्टी बैंक पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स, फिर आपके मीडिया स्टॉक्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, रियल्टी स्टॉक्स ने प्ले किया है, तो नेक्स्ट वीक कैन बी बैंक स्टॉक्स का भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। फार्मा भी थोड़ा प्ले कर सकता है एंड आईटीसी ने अच्छा रोल प्ले किया ही है। सो मुझे लगता है कि इस हफ्ते को देखते हुए नेक्स्ट हफ्ते में एचडीएफसी बैंक को इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे लेना चाहिए। मंडे के दिन मुझे लगता है जिस तरीके से हाइस के आसपास अपने बंद हुआ एचडीएफसी बैंक, अच्छा खासा आज मार्केट को ग्रीन में रखने में सहायता की एचडीएफसी बैंक ने। तो 1601 के लगभग बंद हुआ है। 1630, 1640 का टारगेट और 1580 का स्टॉप लॉस। और इंट्राडे कैश मार्केट पिक के तौर पे मैं लाया हूं एक भगेड़िया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक बेहतरीन जेम स्टॉक मैंने पहले दिया हुआ जिसने टारगेट भी बहुत जल्दी ही अचीव कर लिए थे। तो वहां पे 251 के लेवल्स पे ये क्लोज हुआ है। 259 और 265 ये दो लेवल्स है जो कि इंट्राडे कैश मार्केट पिक की लेवल्स है टारगेट्स के, और 245 स्टॉप लॉस लगाएं। और तीसरा अगेन जो पोजिशनल पिक है वो है एडोर वेल्डिंग, एक फैंटास्टिक पुरानी पेडिग्री की कंपनी है और वेल्डिंग प्रोडक्ट्स में लीडर है और काफी पुरानी कंपनी है इनफैक्ट। और ये भी मैंने जेम स्टॉक में पहले रेकमेंड किया हुआ है, टारगेट्स अचीव हुए हैं और अब ऊपर के लेवल से करेक्ट होके बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है। तो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग लगता है और पोजिशनली स्टॉक को लेते हैं तो 681 की क्लोजिंग प्राइस है, 750 का टारगेट लगाएं और 650 का स्टॉप लॉस। तो संदीप जी की राय, एचडीएफसी बैंक इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पर उन्होंने सजेस्ट किया। इंट्राडे कैश में भगेरिया इंडस्ट्रीज उन्होंने पिक किया है और हफ्ते भर का नजरिया एडोर वेल्डिंग में रखने की सलाह संदीप जैन की। बातचीत जारी रहेगी। कुछ आज की अहम खबरों का भी रुख कर लेते हैं। एक्सेंचर ने पेश किए दमदार नतीजे और फोकस में भारतीय आईटी कंपनियां हैं। पूरी खबर और डिटेल में समझते हैं। कुशल, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, बताइए। जी, तो आईटी सेक्टर आज काफी फ्लेवर में था और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी एक्सेंचर के आए हुए नतीजे। Q4 के नंबर्स जो थे काफी आउटस्टैंडिंग थे। इनफैक्ट यहां पर अगर आप आए देखिए करीब 24% बढ़ती हुई दिखी। हमारा अनुमान जो था वो करीब 17 से 21% का था। इनफैक्ट FY22 के लिए जो आई ग्रोथ गाइडेंस है वो भी कंपनी ने 12 से 15% की दमदार गाइडेंस दी है। और FY21 में तो अगर आप देखें तो कुल आय जो है FY21 की वो $50 बिलियन से भी ज्यादा अब पार होती हुई दिखी है। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। इनफैक्ट यही नहीं, मुनाफे में भी 10% की बढ़त Q4 में हमें देखने को मिली और एक ही साल में कुल आय में ऑलमोस्ट $6 बिलियन का इजाफा भी हमें देखने को मिला। और जो नई बुकिंग्स है वहां पर भी सालाना आधार पर 20% की ग्रोथ थी। तो इतने दमदार आंकड़े एक्सेंचर के आए हैं। खासकर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इससे आगे आने वाले जो तिमाही नतीजे हैं इंडियन आईटी कंपनियों के, वो एक लीड इंडिकेटर बनता है। डेफिनेटली FY22 में भारतीय आईटी कंपनियों की 10% से ज्यादा की ग्रोथ जो है आपको इनकी आय में भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से एक्सेंचर ने अपने नंबर्स डिक्लेयर किए हैं। जहां तक रिजल्ट कैलेंडर की बात है, वहां पर इन्फोसिस 13 अक्टूबर को अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगी Q2 FY22 के। साथ ही HCL टेक, एम्फेसिस, पर्सिस्टेंट सिस्टम भी आगे आने वाले महीने में ही अपने नंबर्स डिक्लेयर करते हुए दिखेंगे। तो तमाम आईटी पैक जो है अब फोकस में रहेगा एक्सेंचर के नतीजों के बाद। संदीप जी, आईटी सेक्टर में कोई पसंद आपकी? बिल्कुल, ये सेक्टर तो मेरा फेवरेट रहा और इस सेक्टर से बहुत सारे स्टॉक्स वन आफ्टर अनदर हमने रेकमेंड किए हैं
और इन्फोसिस बहुत बढ़िया लगता है। अपने जो बायबैक की प्राइस है 1750 के बाद एक बार ये नीचे करेक्ट हुआ था और वापस से उसके ऊपर निकला है। फिर जो एक्सेंचुअर हर बार जो मूड बनाता है रिजल्ट्स अच्छे देके, तो ऐसा ही लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स अच्छा करेंगे। आज जब बंद हो रहा था तो साइबर टेक सिस्टम्स एक बहुत बढ़िया क्वालिटी कंपनी, अगेन माय जेम स्टॉक ऑल्सो, वो बहुत अच्छा बंद हुआ तो वहां पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी मिड कैप आईटी स्टॉक्स बहुत बढ़िया लगते हैं। कुछ मुझे जो केपीओज और बीपीओज है वहां पे ध्यान देना चाहिए। एफएसएल लुक्स वेरी गुड। सो ओवरऑल आई एम वेरी वेरी बुलिश। मैंने इसी हफ्ते में एक स्टॉक दिया था एक्सेलिया सॉल्यूशंस, जो कि जो एयरलाइंस अभी जो खुल रहे हैं और पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ रहा है तो उससे रिलेटेड ये सॉफ्टवेयर्स बनाती है एयरलाइन इंडस्ट्री रिलेटेड, तो मुझे लगता है एक्सेलिया पे भी ध्यान दें। सो ओवरऑल द लिस्ट इज लॉन्ग बट यस दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे अभी इमीडिएट दिमाग में आए। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और एक्सक्लूसिव खबर का रुख कर लेते हैं। एक्सक्लूसिव खबर और बड़ी खबर गेल के लिए है। गैस पाइपलाइन के लिए सरकार इंडिपेंडेंट ऑपरेटर बनाने की तैयारी कर रही है और ज्यादा एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए चेतन भूटानी हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। चेतन, जरा बताएं क्या है आपके पास डिटेल्स? जो हमारे सरकारी सूत्रों से हमको जानकारी मिल रही है वो गेल स्पेशली गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर हो सकती है, क्योंकि जो 16,000 किलोमीटर का नेटवर्क पाइपलाइन नेटवर्क भारत में चल रहा है उसमें से 11,500 किलोमीटर जो है वो गेल का है। तो ये इंटायर 11,500 किलोमीटर का जो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का जो बिजनेस है वो एक सब्सिडरी में आ जाएगा जिसका नाम होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर। जो एक ऐसा ऑपरेटर होगा उसकी एक सीपीएसई बनाई जाएगी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बनाई जाएगी, जिसके अंडर ये सारा पाइपलाइन बिजनेस रहेगा। देश में लगभग 16,000 किलोमीटर की पाइपलाइंस है, तो लगभग 70 से 75% 11,500 बनता है, तो वो गेल उसका मेजॉरिटी हिस्सा बनने वाला है। जिसका मतलब ये है कि जो गेल का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है और मार्केटिंग का बिजनेस है वो अलग हो जाएगा। तो एक गेल जो है वो एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड पीएसयू बन सकता है आने वाले समय में। इसका जो फॉर्मल कैबिनेट नोट है, फाइनल कैबिनेट नोट है, वो अप्रूवल के लिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट एंड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस भेज दिया गया। हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि इसका बहुत जल्दी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स टेकअप करेगी और एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर के चलते गेल का जो भी सारा ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है पाइपलाइंस के थ्रू वो एक सीपीएसई के अंडर आ जाएगा, जो आने वाले समय में एक बहुत ही आसान और एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट रहेगी गेल के लिए। संदीप जी, गेल पर कोई खास स्ट्रैटेजी? ओ यस, ये देखिए सबसे बढ़िया बात है वैल्यूएशंस के लिहाज से और हर तरीके से बहुत बढ़िया लगता है मुझे ये स्टॉक। और सबसे बढ़िया बात है टेक्निकली भी बहुत अच्छे लेवल्स पे है, ऊपर के लेवल से करेक्ट हुआ है और ये न्यूज बहुत पॉजिटिव न्यूज है। इनफैक्ट जिस तरीके से नए नए इनिशिएटिव्स आ रहे हैं और इस सेक्टर के लिए ऑयल एंड गैस के लिए तो वैसे भी गवर्नमेंट काफी एक्टिव है और ये न्यूज जो टीएसओ वाली है ये काफी मुझे लगता है कि बढ़िया न्यूज है इस कंपनी के लिए। सो बिल्कुल इस स्टॉक को जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करे और जिनको लेना है वो ले सकते हैं और आराम से ये स्टॉक 200 के लेवल्स आने वाले दिनों में ऊपर की तरफ दिखाएगा। चलिए, गेल की तो बात हुई, आगे बढ़ते हैं और अगले हफ्ते के कुछ इवेंट्स पर भी नजर डाल लेते हैं जिनकी रहेगी बाजार पर नजर। और मानसी हमारे साथ है। मानसी, जरा बताएं क्या अहम इवेंट्स होने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए आने वाला हफ्ता काफी एक्शन पैक रहने वाला है। शुरुआत 27 सितंबर से करने जा रही हूँ। भारतीय एयरटेल 21,000 करोड़ के राइट्स इश्यू की एक्स डेट होगी 27 सितंबर। साथ ही हमारा राजा बैटरीज पर फोकस रखे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में आंध्र प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो अपील है उस पर सुनवाई होती हुई दिखेगी। केशोराम इंडस्ट्रीज 400 करोड़ का राइट्स इश्यू इसी दिन खुलेगा, तो आरपीपी इंफ्रा का राइट्स इश्यू भी इस दिन खुलता हुआ दिखेगा। वीडियोकॉन इंसॉल्वेंसी मामले पर सुनवाई जो है वो भी सोमवार के दिन होने जा रही है। मंगलवार 28 सितंबर के दिन एक तो सेबी की महत्वपूर्ण बोर्ड बैठक होगी। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री की मूडीज के साथ मीटिंग होने जा रही है रेटिंग अपग्रेड कराने की योजना पर। यहां पर कुछ फैसला निकलकर आ सकता है। बजाज हेल्थकेयर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी 28 सितंबर, तो बजाज होल्डिंग्स 90 रुपए प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड की एक्स डेट होगी 28 सितंबर। 29 सितंबर एजीएम्स कई सारी कंपनियों के होने जा रही है। वोडाफोन, उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज, आईआरसीटीसी, इन पर नजर रहेगी। तो एबी कैपिटल, आदित्य बिरला सन लाइफ, एएमसी का आईपीओ जो है वो इस दिन खुल जाएगा। 695 से 712 प्राइस बैंड है। लॉट साइज 20 शेयरों का है। इशू साइज 2768 करोड़ का है। 30 सितंबर के दिन महीने का आखिरी गुरुवार होगा, तो सितंबर सीरीज की एक्सपायरी इस दिन हो जाएगी। एनएससी इंडाइसेस में कई सारे बदलाव इस दिन से लागू होते हुए दिखेंगे। इंटरग्लोब और स्पाइसजेट पर नजर रखिए। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर नई गाइडलाइंस आने की संभावना है 30 सितंबर के दिन। वहीं सीएल एडुकेट स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट होगी और इसी दिन यूएस Q2 जीडीपी के आंकड़े भी आते हुए हम देखेंगे। 1 अक्टूबर यानी कि नई सीरीज की शुरुआत तो होगी ही। अक्टूबर सीरीज से 8 स्टॉक्स हैं जो कि वायदा कारोबार का
हिस्सा बनेंगे। इसके अलावा सितंबर ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे और साथ ही हांगकांग और चीन के बाजार नेशनल डे के चलते 1 अक्टूबर को छुट्टी पर रहेंगे। टाटा मोटर्स पर नजर रखिएगा, 1 अक्टूबर से गाड़ियों की बढ़ी हुई कीमतें लागू होती हुई दिखेंगी, तो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज आईपीओ की लिस्टिंग होने की संभावना है। एबी कैपिटल, आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी का आईपीओ जो है वो बंद हो जाएगा 1 अक्टूबर को, और इसी दिन टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर पेमेंट में जो 4 साल का मॉरिटोरियम मिला है 1 अक्टूबर से वो शुरू होता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम ट्रिगर्स आने वाले हफ्ते के लिए। चलिए अगले हफ्ते के मेन इवेंट समझे, आइए अब देखते हैं शर्मा जी का ऑप्शन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा से करते हैं बात। सर बहुत स्वागत है आपका शो में। सोमवार के लिए कहां रखी जाए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी? स्वाति जी नमस्ते और सभी दर्शकों का मेरी तरफ से नमस्कार। तो 2 स्टॉक यूजुअली मैं देता हूं, लेकिन आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ही स्टॉक। लेकिन वो एक स्टॉक बताऊं उसके पहले ये बता दूं कि कल जो ऑप्शंस दिए थे इन्फोसिस और दीपक नाइट्रेट दोनों के ही टारगेट हो गए थे दिन में, और ऐसा नहीं है कि ऊपरी खुले से आराम से लेने का समय भी था। अब बात करते हैं आज के स्टॉक ऑप्शन की। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज अपने उच्चतम लेवल पे थोड़ा ही दूर है, आज थोड़ा बढ़ के बंद हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे माहौल के अंदर जब स्टॉक ऊपर से नीचे आते हों तो वो स्टॉक जो अपने ऊपरी लेवल के आसपास ही हो वही देना बेहतर है। तो मैं एक ही स्टॉक दे रहा हूँ आज। तो 2700 की कॉल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ले सकते हैं। 38 रुपए पे आज क्लोज हुई है। स्टॉप लॉस रखें 20 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 70। ध्यान रखिए स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते जाना है, और ये जो वीकेंड है उसको अच्छी तरह से एंजॉय कीजिए और देश की सेवा कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। सोमवार के बाजार पर क्या रखनी है आपको तैयारी, और बाजार के लिए अहम संकेत समझते हैं अनिल जी से। जहां तक सोमवार के बाजारों का सवाल है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है और लाइफ टाइम हाई पर बंद होने के बाद बाजार मजबूत तो दिख रहे हैं। लेकिन अमेरिका में 125 अंक नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, और 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद एक थोड़ा सा डर, आशंका या फिर सतर्कता है कि अमेरिका में हल्की फुल्की कमजोरी, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये आपको वहां से संकेत है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है आज अमेरिका में और सोमवार सुबह बाकी क्या एक्शन आपको देखने को मिलता है। इनसे लेंगे संकेत, लेकिन भारतीय बाजारों के लिए धीमे धीमे जो सपोर्ट रेंज है वो ऊपर की तरफ जा रही है। 17,775, 17,800 तुरंत प्रभाव से नज़दीक का सपोर्ट है। इसके नीचे गए तो 17,600, 650 स्ट्रॉन्ग बाय जोन बनकर आएगा। ऊपर 17,950, 18,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल है। इसके पार बड़ी तेजी और बनेगी निफ्टी में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 37,500, 37,700 की रेंज में बैंक निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है। ऊपर 38,000, 38,100 की रेंज हल्की रुकावट है। इसके पार निकले तो 300-400 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और बन सकती है। अगला हफ्ता बेहद अहमियत वाला होगा क्योंकि वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी भी है, लाइफ हाइपर मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी है। सो ऐसे में ब्रॉडर मार्केट में जो तेजी का माहौल है उतार चढ़ाव के बीच, वो अगले हफ्ते भी जारी रहेगा और आगे बढ़ेगा। तो सोमवार के बाजार पर खास तैयारी समझी आपने। आइए अब सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी भी जानते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान है। श्रीकांत जी बहुत स्वागत है आपका शो में। कहां पर रखी जा सकती है सोमवार के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी? देखिए, वैसे सोमवार को हमें लगता है कि आने वाले हफ्ते में एक अच्छी और तेजी वापस हमें देखने मिल सकती है, और मार्केट जो है वो हायर टॉप हायर बॉटम की एक सीरीज बनाते जा रहा है। तो आज के दिन में करेक्शन हो चुका है और हमें लगता है कि वापस एक बार एक अच्छी तेजी बन सकती है। और इस वजह से हमें लगता है कि अगर तेजी करनी है तो जो TCS है, टाटा कंसल्टेंसी, यहाँ पे हमें तेजी लग रही है। 3,900 के कॉल ऑप्शन इसके बाय किए जा सकते हैं, जो तकरीबन 44-45 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 24 रुपए का, और टारगेट रहेंगे 80 रुपए के। साथ ही साथ हमें लगता है कि हिंदुस्तान लीवर, यहाँ पे हमने अच्छा खासा करेक्शन देखा है और वापस एक बार एक अच्छी तेजी हमें देखने मिल सकती है। 2900 से लेकर 3,000 के टारगेट हमें लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 2800-2850 के टारगेट भी हम देख सकते हैं। और इसी वजह से हिंदुस्तान लीवर के जो 2740 की स्ट्राइक प्राइस, 2740 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन बाय किए जा सकते हैं, खरीदे जा सकते हैं। 36 रुपए से लेकर 38 रुपए के रेंज में इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रखिए एट 24 और टारगेट रखिए 75 रुपए का। तो हिंदुस्तान लीवर और TCS, इन दोनों के कॉल ऑप्शन खरीदे जा सकते हैं। शुक्रिया श्रीकांत जी ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। संदीप जी, अब आपसे समझेंगे लॉन्ग टर्म पिक कौन सी देंगे?
एक बेहतरीन क्वालिटी एमएनसी कंपनी जिलेट इंडिया, इनफैक्ट ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा था मार्केट्स को। मुझे लगता है कि हमारे जैसे कुछ जो लोग हैं जो दाढ़ी ज्यादा रख रहे हैं और चारों तरफ आजकल यही चल रहा है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। दिस कंपनी विल डू वेरी वेल। और सबसे मुझे जो बड़ा कंफर्ट आ रहा है इस स्टॉक में वो ये है कि 6700 स्टॉक का टॉप था, उसके बाद ये नीचे आया हुआ है 5900 के लगभग, और बीच में अभी 5-7 दिन पहले जब माहौल बहुत बढ़िया था, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब चल रहे थे, मंडे को जरूर खराब हुआ तो तब एक करेक्ट किया है, तो इसीलिए 6200 से 5900 पे कोई स्टॉक आया हुआ वापस से मिल रहा है, तो इट कैन बी अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही फैंटास्टिक फंडामेंटल्स है। और आप देखिए प्रॉक्टर एंड गैम्बल, मतलब अल्टीमेट जो कंपनी होल्डिंग कंपनी है इसकी हुआ है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, 75% शेयर होल्डिंग है उनकी, और डीआईआई इसकी 13%, और जो बाकी 12% उसमें भी 4%, 5% वेरी स्ट्रॉन्ग हैंड्स, तो सिर्फ 7-8% रिटेल पब्लिक में है। तो मुझे लगता है जब भी तेजी आती है तो बहुत फास्ट आएगी, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओसी 51 का, आरओई करीब 37 का, और पिछले 7 साल की प्रॉफिट की क्या अगर 29% की, पिछले 3 साल की 10% की, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपीएम्स। और देखिए बहुत फेमस ब्रांड्स है इनके पास, मैक 3, गार्ड 3, प्रेस्टो, फ्यूजन 3, जिलेट अपने आप में बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर फीमेल कैटेगरी में भी इन्होंने एंट्री ली है जिलेट विनस के साथ। सो ओवरऑल आई एम वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। ओरल केयर और सारे इस सब में भी ये अलग से सेगमेंट में है, तो हमें लगता है कि ये स्टॉक आराम से इन लेवल से 6750, 6950 के टारगेट्स के लिए 6 से 9 महीने की अवधि के लिए ले, और ऐसे मार्केट्स में जहां रिस्क अब बढ़ गई है तो ऐसे लो बीटा स्टॉक्स और जहां डाउनसाइड रिस्क नहीं है इन स्टॉक्स को लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिलेट इंडिया में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह संदीप जैन की। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ शो में शामिल हुए। तो आज के लिए बस इतना है, देखते रहिए सी बिजनेस।